Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are all well. Today we are going to start with the topic of drafting of internal controls. अच्छा, ड्राफ्टिंग पे आना है। सबसे पहले जो आपके पास तरीकेकार होना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि आपने आंसर लिखना है किस तरह। ठीक है, अब मेन आपके पास देखो, जब एक एक सवाल आता है तो सवाल के अंदर कैटेगरीज क्या क्या आती है। कैटेगरी हमारे पास आती है भाई, सबसे पहले आती है डेफिशिएंसी बताने की। अब डेफिशिएंसी के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है, डेफिशिएंसी के लिखने का तीन चीजें होती हैं जो आपने लिखनी है डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, क्या लिखनी है? सबसे पहला नंबर वन, आपने केस से उस डेफिशिएंसी को जो क्लियरली बताई हुई होगी आपके केस में से, आपने क्या करना है, उसको कॉपी पेस्ट करना। पैसेज से उठा के क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना। उसके बाद कॉपी पेस्ट करना इनफ नहीं होता, एक्सप्लेन करो कि डेफिशिएंसी क्यों है, ये डेफिशिएंसी क्यों है, क्या मतलब है कि डेफिशिएंसी है। ठीक है। और तीसरी चीज इसके अंदर इसका आपने बताना है, लाजमी लाजमी ये चीज बतानी है, बहुत लोग मिस करते हैं, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। तो भाई इस डेफिशिएंसी के कंपनी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब अगर आप नॉर्मल लॉजिक में सोचो कि यार आपको बोलूं मैं कि यार एग्जाम करीब है, पढ़ लो। आपने बोला हाँ ठीक है, तो आपने बोला सर पबजी का गेम खेल रहा हूँ, एक मिनट खेलने के बाद पढ़ेंगे। अब मैं बोलूंगा यार पढ़ लो, तुम क्या हरकतें करो। अब आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। भाई क्यों सही नहीं है ये तो बताओ पहले मुझे, एक्सप्लेन तो करो क्यों सही नहीं है, क्या मसला है इसके अंदर। मसला ये है कि टाइम कम है, एग्जाम करीब है, सिलेबस रहता है आपका, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर क्या होगा। अब ये क्या होगा जो लाइन है ना, ये आपके लिए एक वेट क्रिएट करती है फॉर द अदर पार्टी टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज एक आपके लिए बेहतरी की चीज है अगर आप उसको समझ लो सही तरीके से। तो ये तीन चीजें आपने लिखनी है डेफिशिएंसी के अंदर। इसके बाद आता है आपके पास सेकंड थिंग जो कि होती है रिकमेंडेशन। ये बहुत इजी चीज है। रिकमेंडेशन अब देना बहुत आसान काम है, आमतौर पे देते रहते हैं, मशवरा सबको देते हैं। बस यहाँ पर देखो, मशवरा देने का ना आपके पास तरीका पता होना चाहिए। अगर आपने किसी को रिकमेंड करना है एक डेफिशिएंसी को मिटिगेट करने का, तो किस तरह करेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बोला कि यार रिस्क है, डेफिशिएंसी से आपने इम्पैक्ट जब बताया तो आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर, आपने रिस्क देखी। फिर आपने ये सोचा कि अगर मैं कंट्रोल लगाऊं तो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, ये पता करना है आपको। सो यू हैव टू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। अगर कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया ना भाई कि मैं क्या चाहता हूँ, तो वहां पे पहुंचने का रास्ता आपको बहुत इजीली मिल सकता है। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि यार मुझे जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है। अब आपको अपना गोल क्लियर था कि आपका ऑब्जेक्टिव पता था कि आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है मुझे, तो मैं आपको जो है उसके रिगार्डिंग गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू गिव अ गुड रिकमेंडेशन। ठीक है, आपकी रिकमेंडेशन वेग हो जाएगी, आप उस रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पा रहे होगे, आप उस एरिया को चेक नहीं कर पा रहे होगे। फिर आता है तीसरा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल आ रहा है, टीओसी आ रहा है, तो टीओसी के अंदर आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना है, आपने ये चेक करना है कि भाई आपने जो रिकमेंडेशन दी है, आपने जो रिकमेंडेशन दी है, क्या वो रिकमेंडेशन आपकी रिस्क को मिटिगेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपने बेसिकली क्या चेक करना है, आपने चेक ये करना है कि इज योर कंट्रोल efficiently mitigating the risk। आपने बस ये चेक करना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें करना क्या है, आपने आपने एक सैंपल उठा के या फिर आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू से भी चेक करना है कि जो मैंने कंट्रोल रिकमेंड किया है वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है नहीं हो रहा है, और उससे जो रिस्क हमने मिटिगेट करी थी वो क्या हो रही है नहीं हो रही। मतलब बेसिकली क्या आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने सोचा था, जिसकी बेसिस आपने कंट्रोल रिकमेंड किया है, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका सवाल देखो एग्जाम के अंदर शोर शॉर्ट आता ही आता है। अगर कंट्रोल डेफिशिएंसी, रिकमेंडेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन का सवाल 15 मार्क का, या फिर आपके पास 10 मार्क का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो तीनों में से कोई दो चीज आ सकती है, ये आना ही आना। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर अपने पास थोड़ा ध्यान से अप्लाई करेंगे एक दफा, बहुत ईजी हो जाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सवाल आपके। अब आते हैं डायरेक्ट कंट्रोल के ऊपर। देखो डायरेक्ट कंट्रोल में भी आपने सिर्फ ये देखना ये है कि डायरेक्ट कंट्रोल का जो सवाल आएगा, तो क्या ये डायरेक्ट कंट्रोल हमारे पास हमारी किसी किस्म की प्रॉब्लम को मिटिगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
किसी किस्म की रिस्क जो आ सकती थी इसके ना होने की वजह से क्या वो कम हो रही है, नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे आपने बोला कि यार आपके बैंक के बाहर गार्ड नहीं बिठाया हुआ है, तो अभी तक चोरी हो गई, अभी चोरी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, ये आपने एक एरिया ऑफ एक्सपोजर दिया हुआ है। सो गार्ड जो बैठा हुआ है, अगर वहां पर वो एक गन से बैठा हुआ है, तो ही इज अ डायरेक्ट कंट्रोल दैट इज बेसिकली प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो पहले से वहां पर बैठा हुआ है ताकि हम लोग एक चीज को प्रिवेंट कर सके, तो रिस्क इज रिड्यूस बाय दैट पर्टिकुलर वे। तो डायरेक्ट कंट्रोल आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और डायरेक्ट कंट्रोल के ऊपर रिलाई क्यों कर रहे हो वो पता करने के लिए आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए वापस वही चीज, क्या आपके डायरेक्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सोचो उसका, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या ये कंट्रोल सही है, ये आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। सो अब केस पे आते हैं। केस पहला करेंगे हम कैटरपिलर, ये आपको कैप्लिन किट में भी मिल जाएगा। अब इसको पहले केस को रीड करने से पहले हमेशा याद रखना, देखो जब लॉन्ग क्वेश्चन है ना, पैराग्राफ बहुत लंबा है, टाइम कम होता है, आपके पास 1.8 मिनट का हिसाब रखना है आपने अपने पास फॉर ईच क्वेश्चन सॉल्व। 1.8 मिनट का हिसाब रखा हुआ है आपने। सो डायरेक्टली फिर आओ सवाल के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि शुरू का जो पार्ट ए होता है ना वो आपका, वो कोई आपको केस से रिलेशन नहीं स्टैब्लिश करके देता। वो आपके पास जनरल क्वेश्चन होता है जो कि बेसिकली आप अपने जनरल नॉलेज से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखना ये है कि भाई क्या पैराग्राफ पढ़ना चाहिए अभी या नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम बचाओ अपना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट 4 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैटरपिलर कंपनीज कैश रिसीव सिस्टम्स। अब कैश रिसीव सिस्टम क्या है? कैश रिसीव सिस्टम बेसिकली आपको बोलता है कि पैसे मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपने पास पैसे स्टोर कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे जो आ रहे हैं मैं उसको सही स्टोर कर रहा हूँ, सही तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सही तरीके से प्रॉपरली आगे बढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे कंफर्म करनी है। ठीक है। सो आपको जब ये चीज़ें करनी है तो आप वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द एरियाज आर एडिक्वेटली वर्किंग एंड एफिशिएंटली ऑपरेटिंग एज वेल। ठीक है। अब पहला केस क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश रिसीट सिस्टम क्या होने चाहिए। आप सोचो, आप ऑब्जेक्टिव सोचो कि अगर मैंने कैश रिसीट सिस्टम लगाया हुआ है, मैंने कैश रिसीव करके उसको रिकॉर्ड करने का सिस्टम लगाया हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव आसान क्या होना चाहिए भाई, जो कैश आ रहा है सही तरीके से रिकॉर्ड करूँ। ठीक है। जो कैश आ रहा है सही तरीके से रिकॉर्ड करूँ, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो मैच करती हूँ, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। पैसे जो आ गए हैं मेरे पास उनको मैं सिक्योरली अपने पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखूँ या फिर बैंक कर दूँ। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और हम लोग ये बोल सकते हैं कि द कैश दैट वी आर हैविंग, उसको हम लोग अपने रिसीव्ड अमाउंट के अंदर प्रॉम्प्टली रिकॉग्नाइज करें, मतलब अपने बैंक लेजर्स में अपने कैश लेजर्स के अंदर करेक्टली रिकॉर्ड करें। और अपने अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से जो कैश रिसीव कर रहे हो आप उसको रिकॉग्नाइज करो। अब अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से कैश रिसीव कर रहे हो उसको रिकॉग्नाइज करो, क्या मतलब? अब देखो यहाँ पर आपके पास आता है अक्रूवल्स एंड प्रीपेड कॉन्सेप्ट। ठीक। सो अक्रूवल्स एंड प्रीपेड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बोलता है ये कि भाई अगर आपके पास पैसे आ गए और आपने वो पैसे रखने का राइट अपने पास अब तक रिसीव नहीं किया है, so it is an obligation you cannot recognize it in the particular financial statement। अभी देखो आपके पास एग्जाम के अंदर ना मेजरली F3 की नॉलेज चेक हो रही है। ठीक है। F3 की नॉलेज मतलब क्या चेक हो रही है, मतलब ये चेक हो रही है कि भाई आपके पास यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि अगर पैसे आपके पास आ गए, क्या आपने वो पैसे कमा लिए हैं या फिर फ्यूचर सर्विस के लिए आपको दिए गए हैं। अगर फ्यूचर सर्विस के लिए दिए गए हैं सर, तो फ्यूचर सर्विस के हिसाब से आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते विद इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। सो इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करो इन योर अकाउंट्स। सो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिसीव को रिकॉग्नाइज करना है आपने, और उस हिसाब से उसको ट्रीट भी करना। ठीक है जी। तो ये बेसिक आपके हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश रिसीट सिस्टम। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे पे। इसमें आपसे बोला गया है कि भाई आपने 3 डायरेक्ट कंट्रोल बताने हैं और उनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताने हैं ऑफ कैश रिसीट सिस्टम ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, जिस पे ऑर्डर रिलाई कर सकता हूँ। अब इस पे केस पढ़ना पड़ेगा, लाजिम है आपके लिए। आ जाए केस पढ़ते हैं। केस में क्या बोला गया है आपको? केस में बोला गया है कि भाई आप जो है एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख रहे हो। अब ये कंपनी जो है रिटेल कंपनी है, इनके 45 स्टोर हैं। अब 45 स्टोर हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक साथ हम लोग जो है ना पूरे केस को पढ़ेंगे ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। अब हाईलाइटिंग कलर्स मैं डिफरेंट रखूंगा डेफिशिएंसी के लिए। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी के सवाल भी है, 5 डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है और कंट्रोल रिकमेंडेशन। डेफिशिएंसी जब मुझे दिखेगी तो मैं रेड से इसको हाईलाइट करूंगा, और मेरे पास अगर डायरेक्ट कंट्रोल दिखेगा उसको ग्रीन से हाईलाइट करूंगा। ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे 3 पूछे गए ना तो 4 से 5 आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल मौजूद होंगे, 5 डेफिशिएंसी पूछिए तो 8 के करीब मौजूद होती है।
ये चीज़ आप कहीं भी आगे किसी केस में भी देखोगे कि कोई मार्केटिंग स्कीम देखोगे आपको निकल के आ जाए। ठीक है, सो कॉमनली आपने जो है मोर देन व्हाट यू हैव सीइंग अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पहले पैराग्राफ से। एक रिटेल कंपनी है जिसके 45 स्टोर हैं। कंपनी जो है उसका ईयर एंड है 30 जून 2005। कैटरपिलर जो है वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर आप जो है नंबर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की रिव्यू करता है, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन कैश कंट्रोल्स एट स्टोर्स ड्यूरिंग द द रिव्यू हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द लार्जेस्ट 20 स्टोर्स एज देयर इज वेयर मोस्ट इश्यूज अराइज। एक सेकेंड, अब मुझे यहाँ पे डेफिशिएंसी दिखी। डेफिशिएंसी क्या दिखी सर? डेफिशिएंसी मुझे यहाँ ये दिख रही है कि आपके पास 45 स्टोर है। आपके पास 45 स्टोर है। अब 45 स्टोर हैं, लेकिन आप जो है ऑडिट किन का कर रहे हो, कंट्रोल किसी चेक कर रहे हो, सिर्फ 20 के कर रहे हो। यहाँ पर रिस्क यहाँ पर ज्यादा होती है। तो सर बाकी जो 25 हैं उनके अंदर छोटी छोटी रिस्क मिला के मटेरियल मिस्टेटमेंट नहीं बन सकती? क्या वहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता? जब सामने वाले को दिखेगा यार यहाँ पे चेक ही नहीं हो रहा है किसी किस्म का, तो वो बंदा जो है वहां पे फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेगा क्या? सो दिस इज अ डेफिशिएंसी हियर। ठीक है जी, तो पहली डेफिशिएंसी आपने आइडेंटिफाई कर। Now, you are an audit supervisor of Woodhouse and Company and are reviewing the internal control documentation in relation to cash receipts and preparation for the interim audit, which will involve visiting a number of stores and the head of office. अच्छा, अब एक चीज अगले पैराग्राफ पे जाने से पहले आपके लिए आसान टिप, एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं। देखो एग्जाम में टाइम कैसे बचाओ, आपके पास देखो साइड बाय साइड रखने का ऑप्शन हमेशा होता है कि आपकी जो जो ड्राफ्टिंग शीट है, आपकी जो स्प्रेडशीट का जो एरिया होता है या आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसके पास, उसमें आपने एक साइड पे रखना है, एक साइड पे अपना केस ओपन करना है। अब जहां जहां आपको जो जो चीज दिख रही है ना, पहले तीनों क्वेश्चन को पढ़ लो। जहां पर जो जो चीजें दिख रही हैं, जैसे मुझे यहाँ पे डेफिशिएंसी दिखी, मैंने पहले डेफिशिएंसी उठा ली, लेकिन वो है पार्ट सी का आंसर। तो आप उस पॉइंट को उठाओ और कम से कम उसकी जो जो स्टेटमेंट है ना उसको कॉपी पेस्ट करके अपने आंसर स्क्रिप्ट में ले आओ, ताकि जब आप एक दफा पैसेज पढ़ लो ना पूरा, आपके पास मेन मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, मेन मेन चीजें जो है कम से कम आइडेंटिफाई हो चुकी। या अगर आपको दूसरी दफा इसको लिखने की पढ़ने की जरूरत महसूस हो या कुछ भी करने की सिचुएशन आए, सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव अ कंप्लीट ड्राफ्टेड आंसर। मतलब दूसरी दफा पढ़ने में सिर्फ आपने जो है एक दफा ओवरव्यू करना है, कुछ मिस तो नहीं हो गया। बार बार रीड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई पहले एक सॉल्व करो फिर दूसरे में जाएंगे। तो इससे होगा क्या, दो दफा पैसे रीड करोगे, दो दफा टाइम जाया करो। सो अपने पास आंसर शीट के अंदर जहां जहां वो जो जो पॉइंट मिलता जा रहा है उसको कॉपी करो, पेस्ट करो और कम से कम अपने टाइम को यूटिलाइज सही तरीके से करो। अब पहले में डेफिशिएंसी दी थी मुझे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? Each of the Caterpillar store has an average 3 or 4 cash tills to take customer payments. All employee-based store are able to use each till and individuals do not have their own login codes। भाई सबसे पहली चीज बड़ा मसला कि आपकी जो एम्प्लॉय हैं उनके पास सेपरेट लॉगिन कोड ही नहीं है। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी क्यों है भाई? डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि भाई अगर आपके पास लॉगिन सेपरेट कोड नहीं है तो कोई भी आके आपके अकाउंट में कोई भी करके चले जाएगा, फिर क्या करोगे आप तो वहां पे फंस जाओगे। मतलब ये है कि वहां पर आपकी जगह कोई और बंदा आके दिन खड़ा हुआ, उसने बोला यार आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वहां पे कर लो, उसने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई एरर कर दिया, या किसी बंदे थर्ड पार्टी ने आके आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पैसे चुरा लिए, तो आप फंस जाओगे। लॉगिन कोड होना लाजिम है हर बंदे का यूनिक, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि भाई वही बंदा काम करे जिसने, वही बंदे की आईडी लगी हो जिसने यहाँ पे काम किया। ठीक है जी, पढ़ते हैं। ऑल द एम्प्लॉइज टेंड टू यूज द सेम टिल ईच डे। कस्टमर कैन पे यूजिंग देयर कैश और क्रेडिट एंड एनी ट्रांजैक्शन आइदर द क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्लिप और द कैश रिसीट आर पेड आर केप्ट इन द टिल। टिल बेसिकली, मैं जिनको वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होता, टिल का मतलब होता है बेसिकली कैश रजिस्टर। ठीक है, जो आप जैसे अगर आप किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाओ पाकिस्तान के अंदर, इम्तियाज नहीं है, अब वहां पे जाओगे अगर, वहां पे आपको दिखेगा कि भाई कैश काउंटर पे ड्रॉर लगी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करती है, तो उसको कैश टिल बोलते हैं। Where employees and friends or family members purchase close the store and the employee is able to serve them till point। ये बड़ा मसला है कि भाई आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, और आप उनको सर्विस प्रोवाइड करो, आप उनको सर्विस प्रोवाइड करो। तो भाई इसमें क्या ये नहीं हो सकता कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं उसको एक डिस्काउंट दे दो? क्या पता आप उसको फ्री में सामान दे दो, क्या पता उनसे लिए गए पैसों पे आप जो है वो कैश रजिस्टर में नहीं डालो। तो यहाँ पर फ्रॉड
के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आपका दोस्त बोल रहा है यार थोड़ा तो कुछ डिस्काउंट करो, आपने डिस्काउंट कर दिया, पैसे कम चार्ज कर लिए, आपने जो है गुड फ्री में दे दिए बगैर स्कैन किए। 10 चीजें दी उसमें आपने 8 स्कैन करी, 2 आपने ऐसी दे दी। तो ऐसी चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, डेफिशिएंसी है ये। ठीक है जी। अब देखो, पहले तो पैराग्राफ के अंदर हमें कोई अच्छा कंट्रोल मिला ही नहीं, हमें कोई अच्छा डायरेक्ट कंट्रोल मिला ही नहीं है अभी तक। तो आप लोग तो पहले तो पैराग्राफ पढ़ के टाइम ज़ाया कर लेते हैं अगर आप डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई नहीं करते। सो इस टाइम को आपने अच्छी तरह देखो, यहाँ पर आपने कम से कम 3 डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करनी है, टोटल लिखनी 5 है, मतलब आपका टाइम अच्छा खासा सेव हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स ही तो आपने यहीं पे कर ली। सो आगे बढ़ते हैं। At the end of the day, the till are closed down with daily readings of sale taken from each till. These are reconciled to the total cash in credits and card transaction slips, and discrepancies are noted. Reconciliation takes place. The cash is stored in the shop safe and it is transferred to the bank by collection. अच्छा देखो, अब इसमें एक अच्छी चीज क्या है, अब अच्छी चीजों पे भी आते हैं, डेफिशिएंसी पे आगे। एक चीज कि भाई आपकी जो टिल है, जो आपका कैश रजिस्टर है, उसकी रिकंसिलेशन रोज के रोज हो रही, दैट इज अ गुड कंट्रोल। ठीक है। At the end of the each day, till are closed down and daily readings of sales taken from each till and reconciliation of the totals are done for the current day। और डिस्क्रिपेंसीज नोट कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक और अच्छा कंट्रोल इसमें क्या है कि एक दफा आपने कैश कलेक्ट कर लिया तो आपने फौरन उसको एक सेफ में तो ट्रांसफर कर दिया बाय बैंक कलेक्शन बाय सिक्योरिटी कंपनी। सिक्योरिटी कंपनी थ्रू आपने जो है कैश को बैंक कर दिया। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। और if the store is low on the particular cash payment, a junior sales clerk is sent by the till the same day. If the store, the operator to the bank with money for a till and ask for change in the smaller denomination। अब यहाँ पर आपको देखो एक क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास पैसे कम हो जाए, खुले कम पड़ जाए, इन अदर वर्ड्स, तो खुले कम पड़ जाए तो आपका जो एम्प्लॉय है वो जाकर इसको चेंज करा सकता है। ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अब एक चीज देखो, आप क्या कह रहे हो, आप अपने एक जूनियर बंदे को भेज रहे हो, जूनियर सेल्स क्लर्क को भेज रहे हो कि भाई हमारे टिल से पैसे निकालो और खुले करा के ले आओ। क्या यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं है? क्या उसको कोई सुपरवाइज कर रहा है? क्या वो रिकॉर्ड रख रहा है कहीं कि कितने पैसे लेकर गया, कितने लेकर आया? ठीक है। या अगर टिल ऑपरेटर और आपका जो पर्टिकुलर जूनियर एम्प्लॉई है वो मिल गए, दोनों ने बोला कि भाई हम मैं सेल्स कम रिकॉर्ड करता हूँ, एक्सेस पैसे आप लेके जाना, कैश की चेंज कराने के बहाने बाहर जाके करके आ जाना। तो यहाँ पर आपके पास एक डेफिशिएंसी भी आ जाती है कि आपके पास कोई चेक इन बैलेंस नहीं है कि कितने पैसे जा रहे हैं और कितने पैसे आ रहे हैं। सो दिस इज अ डेफिशिएंसी हियर एज वेल। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे फिर, लास्ट पैराग्राफ। द डेली सेल्स रीडिंग फ्रॉम द टिल्स along with the cash data and credit card payment data are transferred daily to the head office। ये अच्छा कंट्रोल है कि आपने डेली अपने सारे डेटा को ट्रांसफर कर दिया है टू द हेड ऑफिस, ताकि वो अपने पास एक सेफ सिचुएशन डेवलप करके रखें, सेफ डेटा रख सकें अपने पास। तो बैकअप होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए अपने पास। ये आपका एक अच्छा कंट्रोल है। ठीक है। थ्रू द इंटरफेस विद द सेल्स एंड कैश रिसीट्स रिकॉर्ड्स, अ क्लर्क ओवरसीज दैट द ट्रांसफर इज अकर्ड फॉर ऑल स्टोर्स। ठीक है। अब एक चीज देखो, क्लर्क क्या बंदा है, मतलब क्लर्क क्या पोजीशन होती है? क्लर्क जो है वो एक छोटी पोजीशन का बंदा है। वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर जो है सारे ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए ओवरसीज कर रहा है ऑन डेली बेस। द क्लर्क अग्रीज द कैश ट्रांसफर्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी हैज बीन बैंक्ड एंड फुली अग्रीइंग द कैश डिपॉजिट स्लिप्स to the bank statements and that the credit card receipts has been received from the credit company। मतलब देखो, एक ही बंदा कितने सारे काम कर रहा है, एक ही बंदा कितने सारे काम कर रहा है भाई। वो बैंक पे पैसे डिपॉजिट कर रहा है, वो भी चेक कर रहा है, वो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन भी चेक कर रहा है, वो ये भी चेक कर रहा है कि आपका जो है बैंक रिकंसिलिएशन हो रही है नहीं हो रही है, वो उसको भी सेम ही बंदा देख रहा है। सारे काम खुद ही कर रहा है। अगर सारे काम खुद ही कर रहा है तो सर यहाँ पर क्या है, ये एक आपकी डेफिशिएंसी है। क्यों? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है यहाँ पर। अगर उसने फ्रॉड करना चाहा तो भाई बहुत आराम से कर सकता है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ देखो, यहाँ पर एक आपके पास क्या है कि आपके पास एक डायरेक्ट कंट्रोल भी है। इनडायरेक्ट यहाँ पर डेफिशिएंसी क्या है? नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। डायरेक्ट कंट्रोल क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर ये है कि आपका एक बंदा ट्रांसफर को ओवरसी कर रहा है इन द बैंक। जब वो ट्रांसफर को ओवरसी कर रहा है, अमाउंट चेक कर रहा है, दैट इज बैंक, तो मतलब ये कि एक मिटिगेशन ऑफ रिस्क है कि थर्ड पार्टी जो है पैसे चोरी नहीं कर सकती आप। ठीक है। तो सिक्योरिटी कंपनी भी है और आप जो है आपका बंदा भी है, तो एक डबल वेरिफिकेशन हो जाती है।
तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट कंट्रोल तो है, लेकिन एक ही बंदे को बहुत सारा काम दिया, दैट इज द डेफिशिएंसी एज वेल। आते हैं आगे। ऑन अ डेली बेसिस द clerk agrees the cash transferred by the security company and has been banked fully and agreeing the cash deposit slips and bank statements and that the credit card receipts have been credited to the company. On a monthly basis, the same clerk reconciles the bank statement to the bank ledger. The reconciliations are reviewed by the financial controller if there are any unreconciled amounts. Deficiency आ गई कि हमारा फाइनेंशियल कंट्रोलर जो है वो सिर्फ तभी देखेगा जब कोई अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हो, ठीक है। जब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट होगा तभी देखिएगा। तो भाई आपको अगर फ्रॉड करना होगा तो आप क्या अनरिकनसाइल्ड अमाउंट रखोगे अपने पास? आपका क्लर्क जो है बोलेगा भाई हाँ हाँ रिकनसाइल हो गया, सब सब बैलेंस हो गया, आगे पीछे करके वो कर लेगा। हो सकता है गलती से आपकी रिकनसिलेशन सही हो गई हो। तो आपके पास बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी रिकनसिलेशन मैच कर सकती है, तो आप चेक नहीं करोगे क्या उसको? तो ये एक डेफिशिएंसी है कि भाई रिकनसिलेशन मैच हो या ना हो, आपने जो है अमाउंट को वेरीफाई जरूर करना है, आपने मैच जरूर करना है, ताकि आपके पास एक एविडेंस जरूर मौजूद हो कि हाँ भाई मैंने इस सारी चीजें देखी है, वो सही बेसिस पे रिकॉर्ड हुई हुई। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास देखो आपके पास डेफिशिएंसीज कितनी आई है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच से छह डेफिशिएंसीज हमने आइडेंटिफाई कर लिख दी, पाँच है सर। और आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल भी तीन से ज्यादा हमने निकाल ली, ठीक है जी। सो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस टाइम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आपको अपने पास बस थोड़ा दिमाग हाजिर रखना। देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि आप लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ना पढ़ी हो, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बहुत ही आउट ऑफ ब्लू हो, बहुत ही डिफिकल्ट हो। सामने चीजें जो है ऑब्वियस लिखी हुई है, बस उसको एक दफा खोले दिमाग से पढ़ना है आप। और अगर इस टेक्निक से इस्तेमाल करोगे यार, आपने उन पॉइंट्स को साथ साथ कॉपी पेस्ट करते रहे आप, तो आपके पास बहुत अच्छा टेक्निक हो जाएगा कि आप अपने 1.8 मिनट वाली जो कैटेगरी है ना, जो आपकी डेडलाइन है, उसको बहुत आराम से फॉलो कर सको, ठीक है। सो आप रिकॉर्डिंग पॉज करें बिफोर आई कैन शो यू सम ड्राफ्टिंग पॉइंट्स, कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करें। अच्छा जी, अब डायरेक्ट कंट्रोल पहले हमने देखा था भाई कि हमारे पास जो है यहाँ पर रिकंसिलिएशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस रोज हो रही है। अब इसको लिखेंगे किस तरह? डायरेक्ट कंट्रोल लिखना है, देखो अब अगर डेली रिकंसिलिएशन हो रही है भाई, ठीक होगी, होती है, तो इससे क्या फायदा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी लिखना है। क्यों अच्छा कंट्रोल, देखो कंट्रोल अच्छा है, क्यों अच्छा कंट्रोल है और इससे क्या फायदा होगा। जब तक आप पूरी कहानी नहीं बताओगे सामने वाले को मजा नहीं आने वाला, वो बोलेगा यार ये तो आधी अधूरी कहानी बता रहा है। सो इफ आई गो फॉर डायरेक्ट कंट्रोल, अपने काम को प्रेजेंटेबल बनाना है भाई, अपनी कोशिश जरूर करनी है इस चीज़ की कि अपने काम को प्रेजेंटेबल बनाओ। वजह क्या है, देखो सामने वाला बंदा आपका आंसर पढ़ने बैठा है, ये बात सही है, लेकिन वो भी सामने एक इंसान बैठा हुआ है। इंसान को इंसान का ट्रीट करें, सोचें कि अगर आपका काम साफ सुथरा होगा और आपका काम जो है उसमें आप ऑर्गेनाइज दिखोगे, तो सामने वाले को दिखेगा हाँ यार इस बंदे ने सोच समझ के आंसर लिखा है, ये एग्जाम पे ग्रिप रखता है, इसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कोई कि भाई ये इसको हड़बड़ी में पेपर किया है। ठीक है, जब उसको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो वो भी थोड़ा सा बोलता है हाँ यार इसका आंसर अच्छा होगा। सो इट विल इम्पैक्ट इन अ बेटर मार्किंग ऑफ योर एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं, हमने हेडिंग दे दी कि भाई डेली टिल रिकंसिलिएशन होती है। अब इसको पहले पॉइंट बताओ क्या है, कॉपी पेस्ट करो। एट द एंड ऑफ ईच डे द कैश टिल is closed and after closing the daily sales records are matched with the cash and the credit card receipts and a reconciliation is performed to क्यों करा भाई reconciliation perform? To identify any discrepancy। अभी अपने वर्ड्स में मैंने सिर्फ उठा के वहां से कॉपी पेस्ट किया है। अब डेली रिकंसिलिएशन करने का फायदा क्या है, ये बता दो जल्दी से। डेली कैशिंग अप procedure reduces the chance of having a fraud or error
गोइंग अननोटिस्ड। क्यों भाई, आप रोज के रोज कर रहे होगे तो आपके पास ट्रांजैक्शन कम फ्लो में होंगे एज इफ यू कंपेयर टू अ वीकली बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड, एरर, थेफ्ट की चांसेस को आप कम कर रहे हो, याद रखना, खत्म नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो। कम करने का मतलब ये होता है फिर भी चांस होता है कि भाई हो सकता है फ्रॉड, आपका एरर हो सकता है, लेकिन आपके पास ये कम से कम एक रिस्क मिटिगेट हुआ है। सो दिस विल रिड्यूस, this will help the organization reduce the risk of having a misstatement in a cash based area that is known to be quite volatile। आपने पूरी कहानी लिख दी कि भाई कैश बेस एरिया जो है वॉलेटाइल होता है, और अगर आप जो है ये हरकत करोगे तो इससे हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज कम होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आते हैं आप इसकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे? अब देखो हमारा कंट्रोल क्या है, हमारा कंट्रोल ये है कि डेली रिकंसिलिएशन करते हैं। अब मैं टेस्ट किस तरह कर सकता हूँ सर? एक तरीका ये है कि अगर रिकंसिलिएशन हो रही है तो आप जो है उनको देख सकते हो रिकंसिलिएशन होते हुए, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। एक टेस्ट ही हो सकता है। एक टेस्ट ये हो सकता है कि आप स्टोर विजिट करो, आप सैंपल उठाओ एक डॉक्यूमेंट का कि भाई डेली सेल्स मंडे वाले दिन कितनी हुई थी, और उसकी रिकंसिलिएशन दिखा दो आप कि रिकंसिलिएशन हुई भी है या नहीं हुई भी है। आप 3-4 दिन लगातार जाओ, 3-4 दिन आप देख लो कि भाई खत्म होने के बाद रिकंसाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप ही चेक कर लो। सो दो तीन चीज हो सकती हैं। नंबर वन, आई कैन राइट ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन occur at the end of the day to identify whether the control is applied in practical scenarios। मतलब कहानियां नहीं है सब ये, और जाके सही में हो रहा है, आप जाके देख लो दवा खुद से। दूसरी चीज, आप जो है डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस विद द मैनेजर द प्रोसेस इन ऑफ rectifying or the follow up process after identifying any discrepancies within the reconciliation of the day। तीसरा वो भी लिख सकते हो कि आप सैंपल उठा लो एक रिकंसिलिएशन का और देखो कि डेली बेसिस पे ये हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, सो ये आपके पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल आ गया बहुत आसान तरीके से। अब आते हैं डेफिशिएंसी वाले पार्ट। एक ही दोनों लिख रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना जाए हमारा। बाकी आप कंप्लीट करके मुझे सेंड भी कर सकते हैं, आई विल गिव यू माय ईमेल एड्रेस एज वेल। ठीक है, तो आप कंप्लीट करके आंसर वहाँ पर अपने मेरी ईमेल एड्रेस पे अगर आप भेजेंगे तो इंशाल्लाह आई विल चेक द आंसर एज वेल एंड गिव यू फीडबैक कि आपकी ड्राफ्टिंग में किस जगह पे कहाँ कोई वीकनेस है या क्या चीज़ बेहतर करनी चाहिए। ठीक है, सो हम वो भी कर लेते हैं। अब आ जाए अपनी कंट्रोल रिकमेंडेशन, सॉरी डेफिशिएंसीज के ऊपर। डेफिशिएंसी में पहला क्या था? डेफिशिएंसी अपने पहले क्या आइडेंटिफाई करी थी कि भाई आपके जो कंट्रोल है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ 20 स्टोर चेक कर रहे हो 45 की जगह। सो आ जाए डेफिशिएंसी पे, कंट्रोल डेफिशिएंसी। ठीक है जी। नंबर वन, इंटरनल ऑडिट नॉट चेकिंग ऑल स्टोर्स या चेकिंग ओनली 20 स्टोर्स। अब ये डेफिशिएंसी क्यों है? आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई हम लोग जो है सिर्फ 20 स्टोर चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो हाई रिस्क हैं, उसके अलावा हाई रिस्क नहीं है तो हम देख ही नहीं रहे। तो भाई ये तो कोई गलत अजीब सी बात होगी ना। तो आप स्टेटमेंट को पहले कॉपी करो। दी इंटरनल audit department only undertakes
the cash control visit on 20 stores where there is a high risk of error और fraud. ठीक है, आपने डेफिशिएंसी बता दी. अब बताओ पूरी सिचुएशन. However, the company has 25 more stores that are left completely unattended. आपने बता दिया कि भाई बाकी जो 25 स्टोर हैं आपने बिल्कुल अटेंड नहीं करें, टोटल 45 स्टोर है आपके पास. अब ये बताओ इसमें मसला क्या है भाई, अगर छोड़ दिया मसला क्या है, मसला बताएंगे. दिस क्रिएट्स a risk that the 25 stores that are not checked may result in a opportunity to conduct fraud or misappropriation of funds. ठीक है कि भाई अगर आप चेक ही नहीं कर रहे हो, सामने वाले के पास जो है एक कंट्रोल में एरर या डेफिशिएंसी या फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके पास मौका है वो उसको कैपिटलाइज करेंगे. तो एज इट इज अ कैश बेस्ड बिजनेस, risk is present at each store. So this negligence could result in a higher risk of theft and. ठीक है जी. अब आ जाए इसकी इसकी कंट्रोल रिकमेंडेशन के ऊपर. अब रिकमेंडेशन क्या देंगे, आपका रिकमेंडेशन देंगे तो भाई ऑब्जेक्टिव सोचो क्या है आपका. ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई रिकंसिलिएशन सही होनी चाहिए, हर स्टोर की होनी चाहिए, हर स्टोर कंट्रोल चेक होने चाहिए ताकि वहाँ पे फ्रॉड और थेफ्ट के चांसेस कम हो जाए. अब फ्रॉड और थेफ्ट के चांसेस कम करने तो भाई क्या करेंगे, आप बोलोगे कि भाई आप 20 स्टोर के बजाय आप पूरे 45 स्टोर पे रोकने का काम करो ना. अपने प्रोग्राम में आप बायसनेस ना शो करो कि आप सिर्फ जो है लार्ज या हाई रिस्क वालों को देखोगे, लो रिस्क वाले के अंदर भी देखो. अगर मिसाल के तौर पे आप 10 हाई रिस्क वाले चेक करो तो कम से कम दो जो लो रिस्क वाले हैं उनको तो देखो एक दफा, ताकि आप वहां पर डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर सको अगर कोई होगी तो. सो रिकमेंडेशन इज गोइंग टू बी द इंटरनल audit department should have a rolling cycle for all 45 departments stores, sorry, so that they can identify or prevent any kind of potential risk of fraud and theft throughout the organization. Instead of creating a bias for only high risk and large volume stores. ठीक है जी, रिकमेंडेशन ली दी आपने. तो इसके साथ देखें अब ये बेसिक आपके जो है एक रिकमेंडेशन एक कंट्रोल आपका एक बेसिक पहला सवाल जो है सॉल्व है. अब मैं आपका ईमेल एड्रेस देख रहा हूँ, यहाँ पर आप अपना आंसर कंप्लीट करके मुझे सेंड कर सकते हैं एंड आई विल गिव मार्क इट एंड गिव यू अ फीडबैक ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट. इसके साथ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लकीली हमारा पहला सवाल खत्म हो गया है इन टाइम.
Now I am pausing the recording for anyone if they have any kind of question regarding drafting. कोई भी सवाल है, कोई भी मसला है तो chat box में drop करें. I will be pausing the recording now for the addressment of those queries. अच्छा जी, अभी आते हैं आपके पास दूसरे क्वेश्चन के ऊपर. ट्रॉम्बोन कंपनी क्या बोलता है, पहले सवाल पूछ. सवाल पहले देखें, आपने सवाल पहले क्या लिखा हुआ है, 5 मार्क का सवाल है. इसमें पूछा है आइजा 315 से, आइजा 315 के तहत आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपकी कंपनी के अंदर कौन से 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल हैं जो कि होते हैं. भाई 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पहले पढ़ा. अब क्या कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के. आइजा 315 बोलता है कि भाई आपके पास 5 कंपोनेंट कौन से होते हैं. सबसे पहले आप देखो, माहौल देखो ऑर्गेनाइजेशन. क्या आपके सीनियर जो हैं, क्या आपके सीनियर जो हैं वो आपकी कंपनी के अंदर सीरियस हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर एक्टिविटीज, रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या वो अपनी रिस्क असेसमेंट को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते. ठीक है. तो आप क्या करो, एनवायरमेंट चेक करो कि माहौल कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के. नंबर टू, क्या करना है. नंबर टू, आपने फिर देखना है कि यार माहौल देख लिया हमने, अब देखो कि रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरह करना है. रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर क्या है आपके पास. ठीक है. रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर हमारे पास बेसिकली लाइकलीनेस एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द रिस्क, उसको हम देखते हैं लाइकलीनेस और उसकी जो इम्पैक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना. कि आपकी एंटिटी बता सके कि भाई आपके पास क्या प्रोसेस है ऑफ कवरिंग द रिस्क इन दी पर्टिकुलर एरिया. बिजनेस रिस्क हो चाहे चाहे आपकी कंट्रोल रिस्क हो, जो भी हो, आपने उसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है और उसको मिटिगेट करने के लिए आपने उसको एड्रेस किस तरह करना है. सो ये चीज़ आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में आएगा. इसके बाद क्या करो, आपने एक दफ़ा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पूरा कर लिया, कंट्रोल अप्लाई कर दिया, तो क्या करेंगे, अप्लाई करने के बाद छोड़ देंगे. नहीं भाई, कैसे छोड़ सकते हैं. अगर आप याद रखना है चीज़ कि कभी भी एक रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, जब तक आप वो काम ही बंद ना करें. मिसाल देते हैं कि यार आपका फेसबुक अकाउंट है. अब फेसबुक अकाउंट में भाई हमने पासवर्ड हर 6 महीने में चेंज कर लिया, हमने जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दी, क्या अकाउंट फिर हैक नहीं हो सकता. सर हैकर तो हैकर है, कुछ ना कुछ कर सकता है, निकाल सकता है, कोई तरीका निकाल सकता है. तो यहाँ पर ये है कि रिस्क आपकी इंक्रीज होती रहती है या आपके पास रिस्क के कोई नए लूपहोल्स आते रहते हैं. तो आपको ये करना है, कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के बाद रिस्क को अपडेट करना है. अपडेट करने के लिए अपने कंट्रोल्स को अपने क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, रिस्क को मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई हमारा कंट्रोल कब तक एफिशिएंट या इफेक्टिव है. जहां पर आपका कंट्रोल इफेक्टिव होना कम हो जाता है या छोड़ देता है, वहां पर आपको जो है फिर वापस से अपने पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा और उस मिटिगेशन और रिस्क पे काम करना पड़ेगा. फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप जो है अपने जो कंट्रोल अपने अप्लाई किया है और मॉनिटर करा है, इन सारी चीज़ों को बाकी जगह पर कम्युनिकेट करो ताकि सब लोग जो हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो कर सकें. फॉलो करने का मतलब ये कि भाई अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके क्लॉक इन कार्ड्स हैं, क्लॉक इन कार्ड जो है आप अपनी बंदे का ही करोगे, किसी और का करा तो आपसे ये चीज़ हो जाएगी. तो आपको जब मैं बताऊंगा नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे. So basically informing the system, informing the people, informing the complete process to each and everyone so that they're up to date regarding the systems that we have. अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट कर लो so that we have all the particular areas. फिर आप क्या करना है, आपने अपनी एक्टिविटीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए देखना है कि क्या आपका अपने अपने इंटरनल कंट्रोल को चेक भी करना है. क्या हमारा कंट्रोल जो है वो हमारी रिस्क को मिटिगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. मतलब इंश्योर करना कि आपका डिजाइन और उसकी एप्लीकेशन पॉलिसीज सारी जो है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. इसमें आप डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, स्पेसिफिक कंट्रोल, जनरल कंट्रोल सब अप्लाई कर सकते हैं. So these are the 5 components that we have for internal controls in accordance with ISO 315 revised 2019. ठीक है. तो मतलब आपने एक एक दो दो उसमें लाइनों में, एक एक छोटे छोटे फ्रेज में, पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो दिस इज रट्टा पेस्ट कॉन्सेप्ट. रट्टा मार के आप इसको पेस्ट करते हैं. आपने अगर समझा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, समझ के अगर लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. आप उसको छोटे से वर्ड से 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 हेडिंग्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन 2 to 3 गुड सेंटेंसेस, मोर देन नॉट. अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है पार्ट हमारा कि आप डेफिशिएंसीज बताओ 5, उनकी रिकमेंडेशन दो और टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो. अब पैसेज पे आते हैं. पैसेज पे आने के लिए देखो, आप सबसे पहले क्या है, पैसेज को रीड करने का सेम तरीका, जहां आपको पॉइंट मिल जाए कॉपी करो पेस्ट कर लो अपने पास, कॉपी करो पेस्ट करो ताकि टाइम बचाओ. अब इससे होगा ये कि बार बार पैसेज पे नहीं जाओगे. आपको पता है कि आपने पैसेज पढ़ा हुआ, आपके दिमाग में स्टोरी कहानी पूरी सामने, जब कहानी पूरी सामने है और पॉइंट्स लिखे हैं बस उसकी लंबी करनी है.
स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। बाकी इसके आगे देखो, कॉपी पेस्ट के आगे पैसेज आपको कोई काम नहीं आने वाला। कॉपी पेस्ट के आगे पैसेज के से अपने रिलेट करना है, रिलेट करने के लिए आपकी पर्सनल नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस ही काम आए। तो आ जाए, देखते हैं इसको। ट्रॉम्बोन ऑपरेट करता है चेन ऑफ होटल्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, और एम्प्लॉइज इन एक्सेस ऑफ 250 परमानेंट एम्प्लॉइज इन द ईयर 31 अगस्त 2005। इट इज जुलाई 2005। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर और आप जो है रिव्यू कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स के ऑफ द पेरोल। सही है, पेरोल के हिस्से पे आ रहे हैं हम लोग। अब पेरोल पे आ रहे हैं, पेरोल का भाई काम क्या है? पेरोल का काम है कि भाई सैलरी कैलकुलेट करे। जो डॉक्यूमेंट एचआर से हमारे पास आए हैं, मतलब हमारे पास एचआर से डॉक्यूमेंट आने चाहिए रिगार्डिंग द कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब हायरिंग, पैकेज, सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉय। वो डेटा हमारे पास आएगा पेरोल के अंदर। पेरोल वाला क्या करेगा? सैलरी कैलकुलेट करेगा, डिडक्शन माइनस करेगा उसमें से, और जो है नेट पेमेंट अपने एम्प्लॉयज को दे देगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिस्टम है। परमानेंट एम्प्लॉयज वर्क्स अ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर्स पर वीक एज स्पेसिफाइड इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सही है। अब however when the hotels are busy, staff can be requested by the management to work additional hours as overtime. This can be either paid on a monthly basis या और taken as days off। मतलब या तो आपकी जो छुट्टियां करी हैं आपने उससे कंपनसेट हो जाएगा, या फिर आपको एडिशनल पेमेंट मिल जाएगी महीने। एम्प्लॉई रिकॉर्ड any overtime work and days taken off on weekly overtime sheets which are sent to payroll department. The standard hours per employee are automatically set up in the system and overtime sheets are entered into the clerk payroll package, which calculates the gross and the net payment along the relevant deductions. These calculations are not checked at all. Deficiency आ गई भाई, पेरोल की कैलकुलेशन चेक ही नहीं हो रही है एट ऑल। तो अगर किसी बंदे ने कोई डेटा गलत डाल दिया, किसी बंदे ने सिस्टम की प्रोग्रामिंग गलत करी हुई, तो आप चेक ही नहीं कर रहे हो, आप वेजेस अंडर या ओवर दे दोगे। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका, पहले आपने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी, क्या है भाई कि वेजेस कैलकुलेट नहीं हो रहे, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं और आगे बढ़। क्यों मसला है ये? मसला ये है कि भाई अगर हमारे सिस्टम में कोई एरर आया, हमारे प्रोसेस में कोई एरर आया, तो भाई उससे क्या होगा? हमारी जो पर्टिकुलर प्रोसेसिंग है और पेरोल दैट विल बी डन, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि चेक ही नहीं कर रहे। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा या तो हम एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे दे देंगे या फिर कम पैसे दे देंगे। इससे हमारी कंपनी के पेरोल का खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है, और हमारी जो इज्जत है एम्प्लॉय की नज़र में वो गिर सकती है। तो इम्पैक्ट में आपने कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग या नॉन मॉनिटरी बताना है कि भाई ये हमारे पर नुकसान होगा इस चीज़ का, तभी कंपनी सीरियसली लेगी। अब आ जाओ कंट्रोल रिकमेंडेशन की। अगर इसकी कंट्रोल रिकमेंडेशन की बात करूं मैं, क्या रिकमेंड करना चाहिए? रिकमेंड करने के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए मुझे। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? देखो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई मेरी पेरोल की कैलकुलेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ना। तो अब अगर मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है कि मेरी पेरोल की कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, तो कैसे करूंगा? तो मैं ये करूंगा कि भाई अपने एक सीनियर बंदे को बोलूंगा कि भाई कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन आप बैठ के उसको सुपरवाइज करो, उसको एक दफा रिकैलकुलेट करके देखो कि ऐसा तो नहीं कि ग्रॉस नेट पेमेंट के अंदर हमारे पास जो है कोई गलती आ रही है। आप क्या करो, आप एक सैंपल उठाओ, उसको आप रिकैलकुलेट कर लो, फिर कंपेयर करो विद द आउटपुट दैट इज जनरेटेड बाय द पेरोल सिस्टम। अगर दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो आप उसको लिख दो एज अप्रूव, और आप आगे बढ़ा दो पेमेंट के लिए। अगर डिस्क्रिपेंसीज आ रही है तो भाई अपने सिस्टम को चेक करो और बाकी सारे ट्रांजेक्शन को भी रीचेक करो। फिर रिकमेंडेशन होगी, भाई आप खुद बैठ के रिकैलकुलेट करो और कंपेयर कर लो एक्चुअल रिजल्ट से कि डिफरेंस तो नहीं आ रहा। डिफरेंस नहीं है तो आप अप्रूव लेके आगे बढ़ा दो उसको, ठीक है। फिर अब अगर मैं टेस्ट करना है कंट्रोल को, मैं किस तरह करूंगा? अब देखो मैंने कंट्रोल का रिकमेंड किया है कि भाई बंदा रिकैलकुलेट करे और साइन करे। तो टेस्ट करने के लिए मैं एक सैंपल उठाऊंगा ग्रॉस नेट पेमेंट की, और मैं देखूंगा उसमें कि भाई मेरे मैनेजर ने क्या इस पर रिकैलकुलेट करा है। रिकैलकुलेशन का प्रूफ क्या होगा? साइन होगा या स्टैम्प होगा। सो मैं उसको जो है रिकैलकुलेट करने के बाद उसका साइन का सिग्नेचर देकर बोलूंगा हाँ भाई ये मेरा प्रोसेस हुआ था, ठीक है। आगे 3 मार्क्स फ्री के, आगे बढ़े। Wages are increased by the rate of inflation each year, and the clerks are responsible for updating the standing data. आप क्लर्क को बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो पेरोल के अंदर। एक क्लर्क बंदा क्या है? क्लर्क बंदा यार ये छोटी पोस्ट का बंदा होता है। क्लर्क एक वेरी लो पोस्ट का बंदा होता है, जहाँ पे आप देखो, आप समझो आपके पास डेटा एंट्री क्लर्क होता है ना, उससे समझो से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, उसको पेरोल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता होता है एज सच इन स्पेसिफिक। जैसे अगर आप लोग यार F8 पे आ गए ना, F8 मतलब एक बड़ा लेवल, इस लेवल के ऊपर आप जो है मैनेजर लेवल पे आए थे, जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ ली, FR पढ़ लिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गई ना जिस बंदे को, आप मैनेजर की पोजीशन पे आ गए। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो बेसिकली डेटा एंट्री कर रहे होते हो, डेटा एंट्री के लिए क्लर्क होता है, वो छोटी पोजीशन का बंदा होता है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर दे हो जाए, ठीक है।
सो आप अगर क्लर्क से ये चीज करवा रहे हो, सो यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अब तीनों हायरार्कीज पहले कॉपी पेस्ट करेंगे तो भाई ये चीज मसला क्यों है? मसला ये है कि भाई पेरोल क्लर्क जो है वो सीनियर इनफ नहीं है टू मेक दिस डिसीजन, तो उसकी गलतियों के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है, अगर एक क्लर्क को आपने स्टैंडिंग डेटा के लिए एक्सेस दी हुई है, तो वो कुछ ऐसे चेंजेस भी कर सकता है जो कि उसके फायदे के लिए हो, एंड दे माइट बी अनऑथराइज्ड इन नेचर एज वेल। तो ये आपके पास डेफिशिएंसी आ गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि दिस माइट रिजल्ट इन चेंजेस इन द डेटा दैट आर अनऑथराइज्ड, यू माइट ओवरस्टेट द सैलरीज दैट आर नॉट इन लाइन विद इन्फ्लेशन, और आप अमाउंट्स को अपनी इस लेवल पे इंक्रीज कर दो, योर एक्सपेंसेस इंक्रीज सो मच दैट योर कंपनी कैन कंपनीज प्रॉफिट कैन रिड्यूस सब्सटैंशियली। ठीक है जी। अब रिकमेंडेशन क्या होगी भाई? रिकमेंडेशन सीधी सीधी सी है, क्लर्क से नहीं करवाना सीनियर से करवा लो। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पेरोल क्लर्क जो है उसको ये चीज का एक्सेस नहीं देना चाहिए। हमारे जो वेजेस हैं वो हमारा सीनियर स्टाफ को अप्रूव करना चाहिए बाय हैविंग अ अप्रूवल ऑफ द टीम। अगर आपके पास जैसे अगर आपकी कमिटी है, वेजेस अभी कोई एक सीनियर बंदा है वो अप्रूवल ले कि यार हमारे जो सैलरीज हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए, और वो डायरेक्टली ये चीज पेरोल डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बाय अ ऑफिशियल चैनल कम्युनिकेट करे। ठीक है, ताकि कोई एरर्स ना हो। अब इसको चेक किस तरह करेंगे? अगर आपने मना कर दिया है कि भाई क्लर्क से काम नहीं करवाएंगे, तो पहले चेक करो क्लर्क ये काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। आप क्लर्क से आगे बात करो, बोले यार आपका स्टैंडिंग डेटा की एक्सेस है अभी भी? तो अगर हुई मतलब आपका कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और आप उसे एक चीज ये भी बोल सकते हो, यार एक आप एक काम करो, एक्सेस करके दिखा दो मुझे। एक्सेस कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना, करके दिखाओ। तो उसे पासवर्ड एंटर करवाओ। अगर वो सही में उसकी एक्सेस रिजेक्ट हो गई तो मतलब आपका कंट्रोल सही तरीके से लगा हुआ है, वरना फिर आपके पास कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। फिर आ जाए नेक्स्ट एरिया पे। नेक्स्ट एरिया क्या बोलते हैं? नेक्स्ट एरिया आपके पास क्या हो सकता है यहाँ पर, और क्या कंट्रोल टेस्ट हो सकता है? अगर हम बोल रहे हैं कि सीनियर को जो है वो करना है, सीनियर को चेंज करना है, सो हम ये देख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो अमेंडमेंट हुई है सिस्टम के अंदर वो किस बंदे ने करी, वो ट्रैकिंग कर सकते हैं हम लॉग डेटा चेक कर सकते हैं ऑन द सिस्टम स्टैंडिंग डेटा का, कि भाई क्या ये हमारे पास किसी जूनियर बंदे ने किया है, सीनियर बंदे ने किया है, और चेंजेस किए हैं तो उसके पीछे कमर्शियल अचीवमेंट क्या है ये हम उसे इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि भाई रीजन क्या था ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट एरिया के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है आपको employees are paid on a monthly basis by bank transfer for their contracted weekly hours and for any overtime work in the previous month as well. Action. If employees choose to be paid for overtime, authorization is required by the department head of any overtime in excess of 30% of standard hours. ठीक हो गया? If employee chooses instead of taking a day off, the payroll clerk should check back the overtime work report. However, the report is not always checked. सामने सामने डेफिशिएंसी वो खुद मुंह से बोल के दे रहा है, ये रिपोर्ट हमेशा चेक नहीं होती। मतलब आपको बोल रहे हैं कि आपके एम्प्लॉय ने बोला कि मैंने इतना ओवर टाइम काम कर लिया है, पेरोल वाला बोल रहे हैं हाँ यार तुम पे तो भरोसा कर, आपकी बात कैसे मान नहीं सकता मैं। आप उसकी बात मान गए, आपने बोला ठीक हो गया, आप बोल रहे हो तो हो गई ऐसा। तो अब ऐसा हो सकता है कि भाई एम्प्लॉय इस चीज की, इस सिचुएशन की फायदा उठाए। वो बोले कि भाई अगर चेक ही नहीं हो रहा तो बोल देते क्या ही फर्क पड़ने वाला। सो एम्प्लॉय को टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन और अनऑथराइज लीव ले ले वो, और उसके लिए पेमेंट भी ले ले। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा ऑब्वियसली। अब आगे बढ़े आप इसके कंट्रोल रिकमेंडेशन के लिए। रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए कि भाई कि आप पेरोल क्लर्क को क्लियरली बताओ कि प्रोसीजर क्या है। क्या आपने कोई भी बंदे की ओवर टाइम पेमेंट तब तक अपडेट नहीं करनी, किसी की छुट्टी आपने तब तक पेड नहीं करनी जब तक आपको ऑथराइजेशन ना मिली हो। अगर आपको साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप जो है इसके आगे काम नहीं करो। ठीक है, ताकि आपके पास जो ये आपकी मर्जी के हिसाब से काम चल रहा है वो ना हो सके। ठीक है, सो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू आपको एक साइन डॉक्यूमेंट मिले, दैट इज एन एविडेंस दैट ओवर टाइम शीट हैज बीन अप्रूव्ड एंड एग्रीड बाय द डिपार्टमेंट हेड, और उसने वो छुट्टी जो ली है वो इसकी कंपनसेशन में ही है। अब अगर सैंपल चेक करना है मुझे, अगर मुझे सैंपल चेक करना है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो किस तरह करूंगा? मैं यहाँ पर एक सैंपल उठाऊंगा अपने ओवर टाइम शीट का, और सैंपल को उठाकर क्या करूंगा? कंफर्म करूंगा दैट देयर इज एविडेंस कि हमारे पेरोल क्लर्क ने ओवर टाइम आगे देने से पहले या ओवर टाइम रिकॉर्ड करने से पहले एक साइन डॉक्यूमेंट की रिसीट अपने पास रखी हुई थी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है? द पेरोल पैकेज प्रोड्यूसेस अ लिस्ट ऑफ पेमेंट्स पर एम्प्लॉय। क्या कर रहा है? लिस्ट ऑफ पेमेंट्स पर एम्प्लॉय आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस लिंक्स इनटू दी
बैंक स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ ऑटोमेटिक पेमेंट्स, सॉरी मैं आगे बढ़ गया, द ओवरटाइम वर्क रिपोर्ट which details any overtime recorded by the employees is run by the payroll department weekly and emailed to the department heads for authorization. So ओवर टाइम वर्क जो है वो आपका पेरोल डिपार्टमेंट से हर हफ्ते रिव्यू होता है और डिपार्टमेंट हेड को भेजा जाता है फॉर ऑथराइजेशन। अच्छा, द पेरोल डिपार्टमेंट आस्क्स डिपार्टमेंट हेड्स टू ओनली रिपोर्ट इफ देयर आर एनी एरर्स इन द रिकॉर्ड्स। Department heads are required to arrange for overtime sheet to be authorized by an alternative responsible official if they are away on annual leaves. However, there are instances where the arrangement has not occurred. चलिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपके पास ओवर टाइम रिव्यू जो है कब हो रहा है, ये आपके पास ओवर टाइम रिव्यू एक तो हफ्ते में हो रहा है, पर हो रहा है तो वो ईमेल के थ्रू हो रहा है, वो बोल रहे हैं कोई एक्सेप्शन है तो बता देना भाई, एक्सेप्शन ना हो तो मैं बात नहीं करना। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर और कोई एडिशनल डिटेल्स चेक नहीं कर रहे। अगर डिपार्टमेंट हेड बिजी हो गया तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने ईमेल नहीं देखी तो वो क्या करेगा, वो इस चीज़ में बताएगा नहीं कुछ। मतलब अब अभी सोचो, अभी जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर, ऑडिट के अंदर क्या होता है, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन एक होती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक चीज़ होती है, हमने शायद पढ़ी भी होगी अभी तक। तो अब अगर आपने पढ़ी हुई है वो चीज़ तो आपको याद होगा कि यार अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहे हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन भेजते हैं, तो उसमें हम सामने वाले इस बंदे से बोलते हैं कि भाई अगर आपको कोई मसला ना हो, अगर आपको लगे कि बैलेंस सही है तो आप जवाब मत दें। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि भाई अगर आपको मसला हो कोई तो बताना, वरना कोई बात नहीं करना। अगर आप अग्री करते हो या डिसएग्री कर, अग्री करते हो चुप रहो, डिसएग्री करते हो तो बताओ मुझे। अब अगर सामने वाले बंदे ने ईमेल मिस कर दी, फिर वो जवाब ही नहीं देगा, आप बोलोगे सब ओके। अगर सामने वाले बंदे ने जवाब देना भूल गया, उसने ईमेल चेक ही नहीं करी, तो सर आप तो ओके समझ के आगे बढ़े आओगे, अपने एरर्स को आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और आप डाल दोगे उस बंदे के ऊपर। सो ये एक बड़ी डेफिशिएंसी है जिससे आपके पास जो है एक ओवरऑल प्रॉब्लम आएगी कि आपकी जो पेमेंट्स आप मेक बना दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, उसमें आप अनअप्रूव या इनकरेक्ट ओवर टाइम पेमेंट्स कर रहे होगे, जिसमें आप कंपनी का लॉस करवाओगे और एम्प्लॉय की गुडविल का भी। सो अब इसकी कंट्रोल रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, कंट्रोल रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए कि भाई आप जो है बोलो कि डिपार्टमेंट हेड जो है उसको रिपोर्ट करना है ऑन वेदर द रिपोर्ट इज करेक्ट और नॉट। अगर सही है तब भी रिपोर्ट करना है, गलत है तब भी रिपोर्ट करना है। और अगर आपके पास जवाब नहीं आया तो आपके जो पेरोल डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दे फॉलो इट अप एंड दे टेक एन आंसर, क्या अग्रीड है या नॉन अग्रीड है जो भी है। सिर्फ नॉन अग्रीड के टाइम पे आप जवाब नहीं दोगे, आप दोनों सिचुएशन में जवाब दो, ठीक है। और अगर नहीं आता जवाब तो फॉलो अप करो। अब अगर आपने जो है इस चीज़ को चेक करना तो किस तरह करेंगे, आप क्या करोगे, आप एक ओवर टाइम की रिपोर्ट उठाओगे और देखोगे इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या क्या बात हुई है ऑन द ईमेल विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड्स एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द पेरोल डिपार्टमेंट, ताकि आप चेक कर सको कि भाई सामने वाले बंदे ने जवाब मांगा है उनसे या नहीं। अगर जवाब नहीं मांगा मतलब उसने कंट्रोल फॉलो नहीं किया, अगर जवाब मांगा है और रिपीटेडली मांगा है तो मतलब ये कि भाई वो जो है अपने कंट्रोल को फॉलो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट द कंट्रोल इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब आगे बढ़ते हैं एक और एरिया पे, एक और डेफिशिएंसी इसी पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। क्या मेंशन है, वो आपको ये बोल रहा है कि अगर आपका डिपार्टमेंट हेड जो है वो बिजी है, सही है, तो इसमें क्या ये नहीं हो सकता कि भाई आपके पास जो है आपका एम्प्लॉय बिजी हो, आपका जो डिपार्टमेंट हेड बिजी हो, तो आप ओवर टाइम जो है बोल रहे हो कि यार ओवर टाइम की शीट जो है वो ऑथराइज ना हो, डिले हो गया उसके अंदर। अगर डिले हो जाएगी, अगर डिले हो जाएगी और कोई और बंदा मौजूद नहीं है वहां पर उस चीज़ को ऑथराइज करने के लिए और आप बैठे हो कि यार ऑथराइज होकर तभी पेमेंट करेंगे, तो एम्प्लॉय तो नाराज हो जाएगा कि वी आर नॉट बीइंग गेटिंग द मनी दैट वी हैव अर्नड ऑन द टाइम एंड वी आर गेटिंग डिलेड सिचुएशंस फॉर आवर राइटफुल ओनरशिप्स। अब क्या है कि आपका डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट हेड एनुअल लीव पर है और कोई और अरेंजमेंट नहीं है उसकी जगह जो चेक कर सके, सर यहाँ पर तो प्रॉब्लम आपके पास आएगी कि ओवर टाइम आपके डिले हो जाएंगे इन द पेमेंट। सो एम्प्लॉय टर्न ओवर इससे हाई हो सकता है क्योंकि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो, आपकी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में खराब हो सकती है। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपकी ये चीज़ें भी जो है वो अकाउंट फॉर हो, ठीक है। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट हेड्स को आप याद दिलाओ कि सर आप अगर एनुअल लीव ले रहे हो तो आप एक सूटेबल बंदा बिठा के जाओ जहां पर वो आपके रिप्लेसमेंट की तरह काम करे और आपकी जो पेमेंट्स हैं उनको ऑथराइज करके दे सके, मतलब आपके लेवल का बंदा हो जो कि काम करके दे सके।
ताकि हमारे जो एनुअल लीव्स हैं, हमारे पास जो ओवर टाइम पेमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को मॉनिटर, चेक और ऑथराइज किया जा सके बाय द डिपार्टमेंट हेड ऑन अ टाइमली बेसिस, ताकि हम आगे पेमेंट भी सही तरीके से कर सकें। अब इसको चेक किस तरह करेंगे? अब इसको चेक इस तरह करेंगे कि आप जो है पेरोल डिपार्टमेंट के बंदे से आके बात करोगे, बोलोगे भाई कि अगर बंदा जाता है उनका तो कौन जवाब देता है? आप बता दो, एनुअल लीव पे अगर वो जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन जवाब देता है? कोई दे रहा है या नहीं दे रहा? आप ही देखो। फिर आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे कि ये प्रोसेस जो है, जो आपने अडॉप्ट किया है, क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है? क्या यहाँ पर अभी भी आपके पास डिलेज आ रहे हैं या नहीं? कोई ऐसी वजह है जहाँ पे आपके पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर डिले आ रहा हो? तो आपको ये चेक करना है, ताकि आपकी एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल रिकमेंड करने का? कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी पेमेंट्स ऑन टाइम हो। तो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये है होगा कि आपने ये चेक करना है कि आप कंट्रोल क्या आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आप जो है अपने प्रोसेस को कंपेयर करोगे विद द अडॉप्टेड प्रोसेस, कि भाई हमारे नए प्रोसेस के बाद भी क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है या नहीं होता है। अगर नहीं हो रहा, सर आप जो है सामने डेफिशिएंसी रिपोर्ट कर दोगे टू द अदर पार्टी। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे हमारे लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है? ओवर टाइम वर्क रिपोर्ट विच डिटेल्स एनी ओवर टाइम रिकॉर्डेड बाय द एम्प्लॉय इज रन बाय द पेरोल डिपार्टमेंट वीकली एंड ईमेल टू डिपार्टमेंट। The payroll department asks the department heads to only report then recorded errors. Alternative responsible ये हमने कर ली। अब आगे the payroll package produces a list of payments per employee. This links into the bank system to produce a list of automatic payments. The finance director reviews a total list of the bank transfers and compare the total amount paid. If any issues arise in the automatic bank transfer, manual changed by the finance director. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कहानी क्या है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताया नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपको प्रॉब्लम बता दी है कि सर फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो बैंक की लिस्ट चेक करे कि कितने पैसे किसको जा रहे हैं। वो डिटेल पेमेंट चेक ही नहीं करा। क्या पता पेरोल की एडिशन अलग कर दिया हो, एड फाइनेंस अलग कर दिया हो। क्या पता आपने जो है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो कि आपने ओवरऑल अपने ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉग्नाइज ना किया हो। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, सो ऑब्वियसली यू आर इन अ वर्ड ऑफ ब्रेकिंग डाउन। आपने अपनी पोजीशन खराब कर ली। मतलब ये कि आपने गलत पेमेंट कर दिया, फाइनल अमाउंट चेक करना से जिम्मेदारी थोड़ी है उसकी। उसका काम ये होता है कि भाई पूरी डिटेल चेकिंग करे कि सारे अमाउंट जो हमारे हैं उनमें से आपको सैंपल उठा के चेक कर लो, उनको ऑथराइज कर दो कि भाई हाँ हमारी कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इफ द फाइनेंस डायरेक्टर इज नॉट बेसिकली वर्किंग ऑन एडुकेट ग्राउंड, देन द प्रॉब्लम कम्स इन दैट दे कैन बी फिक्टिशियस एम्प्लॉइज, देयर कैन बी घोस्ट एम्प्लॉइज, पेमेंट्स हमारे आगे पीछे हो सकती हैं, इनकरेक्ट हो सकती हैं। इससे हमारी कंपनी को फ्रॉड का रिस्क क्रिएट हो जाता है, हम लोग लॉस कर सकते हैं हमारी कंपनी का, बिकॉज वी आर पेइंग घोस्ट एम्प्लॉइज या फिर हम ओवर पेमेंट करें टू द एम्प्लॉइज। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे इसकी रिकमेंडेशन पे। अब इस कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई सारी पेमेंट चेक हो, सारे बंदे चेक हो, कि ऐसा ना हो कि हम गलत बंदे को पेमेंट कर रहे हो या ज्यादा पेमेंट कर रहे हो। तो कैसे होगी? द फाइनेंस डायरेक्टर जो है उसको ऑथराइज करनी है पेमेंट बाय सैंपल। हमें क्या रिकमेंडेशन है? फाइनेंस डायरेक्टर को जो है ये काम ही करना चाहिए कि सैंपल उठाए किसी भी बंदे की और उसको डिटेल में चेक कर ले कि ये अमाउंट की कैलकुलेशन क्या है, किस तरह करिए, और मैच करें इसको जो पेमेंट लिस्ट से, ताकि हम देख सकें कि भाई हम जो पेमेंट कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसके अंदर एम्प्लॉय हमारे जेन्युइन है या नहीं है, क्या हमारी जो पेमेंट है उसमें कैलकुलेशन सारी सही हुई हुई है, और ये पेमेंट जो है दोनों जगह पर सेम लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, ताकि हम जो है इसको एक वेरीफाइड अमाउंट मान सकें, और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने स्टैम्प या अपना साइन करें, ताकि हम वेरीफाई कर सकें हाँ यार ये पेमेंट चेक हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है। अब अगर इसको कंट्रोल को टेस्ट करना है तो ऑब्जेक्टिव हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप एक सैंपल उठाओगे पेमेंट लिस्ट का, आप देखोगे कि डायरेक्टर का सिग्नेचर है या नहीं है। अगर है तो मतलब ये है कि हम लोग रीजनेबल तौर पे ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक एविडेंस है कि डायरेक्टर ने इस पर काम किया होगा। और हम एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इस सैंपल को उठाओ जिसमें डायरेक्टर का साइन है और पेमेंट लिस्ट से कंपेयर कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने सही में साइन जो है चेक करने के बाद किया था या फिर एवं उसने साइन कर दिया। So this is how we can solve this particular kind of question for 15 marks very easy. तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मौका दूंगा फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग, कोई सवाल है तो पूछें मुझसे। अब ड्राफ्टिंग के अंदर ना देखो भाई तीन कॉलम, सबसे पहला कॉलम आपके पास कंट्रोल डेफिशिएंसी का। ठीक है, कंट्रोल डेफिशिएंसी पहली आ गई। अब इसको बोल्ड कर दें। पहली चीज, पहला का डेफिशिएंसी हमने आइडेंटिफाई करी थी कि आपकी जो कंपनी है उसमें
पेरोल की कैलकुलेशन चेक ही नहीं करी जा रही। सो पेरोल कैलकुलेशन नॉट चेक। ठीक है जी। तो आपने उसको नंबर 1 डाल दिया। हेडिंग छोटी रखा करें, ऐसा नहीं लंबे लंबे सेंटेंस लिख दो। एग्जाम में भी बोल दिया, बोला यार हेडिंग लिखी क्यों आप, पूरा पैसे लिख देते। तो अब आगे इसको देखें, इसमें अब सबसे पहले क्या था, कॉपी पेस्ट करना है। क्या बोला है इसने, बोला है कि भाई द कैलकुलेशन, द वेजेस कैलकुलेशन आर डन थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम्स। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू आपके पास पेरोल कैलकुलेशन हो रही है, एंड देयर इज नो मैनुअल check on these transactions by the organization। ठीक है, आपने डेफिशिएंसी लिख दी। अब डेफिशिएंसी क्यों है ये बताएं। दिस इज अ प्रॉब्लम because the system could have erroneous data entered, comma, the system might have errors in programming that could result in an erroneous calculation। ठीक है जी। एंड दिस won't be identified as well। ठीक है जी, आपने बता दिया कि भाई डेफिशिएंसी क्यों थी, डेफिशिएंसी क्यों है, और अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट होगा, दिस विल could result in a high or low wage paid to the employees, which could result in an incorrect payroll expense. Further, if we pay the employee an incorrect amount, this would result in damage to the goodwill of the organization। ठीक है जी, इस तरह आपने डेफिशिएंसी लिख दी ना भाई, गारंटीड मार्क इंशाल्लाह। अब आ जाए आपके पास कंट्रोल रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन सोचने से पहले अपने पास ऑब्जेक्टिव सोच लो। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए ऑफ योर पर्टिकुलर कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ही होना चाहिए था कि भाई हम लोगों का जो कंट्रोल है वो पेरोल की कैलकुलेशन सही करे, पेरोल की कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, और चेक होनी चाहिए ताकि भाई कोई एरर ना आए इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं कि भाई a senior member of the organization of the payroll department should basically check a sample of the transactions mainly by recalculation from gross to net payment, and identify the और एंड कंपेयर, आइडेंटिफाई कंपेयर करें
and compare with the result from the automated system to check if there is any variance. If the variance, अब देखो यहाँ तक अगर आप स्टॉप कर जाओगे ना तो आपने कंप्लीट रिकमेंडेशन नहीं दी है। अब यहाँ पे उसने अगर चेक करी और साइन नहीं किया था, आपको आपको पता कैसे चलेगा चेक करी या नहीं करी? तो आपको पता करने के लिए उसको आपने ये बोलना पड़ेगा भाई कि चेक कर लिया, अगर सही है सारी चीजें साइन करो इसके ऊपर, ताकि हम बाद में जब इसको टेस्ट कर रहे हो या फिर बाद में सामने का बंदा अगर इस चीज को चेक करना चाहे तो वो देख सके कि आपका साइन हुआ है, ताकि बाद में आके आपको पकड़ेगा। ठीक है। सो इफ द वेरियंस इज नॉट फाउंड, इज नॉट देयर, एंड द answers are coming up similar, sign the payroll calculation as approved and ready for payment. कंट्रोल रिकमेंडेशन दे दी। अब आ जाएं इसके तीसरे हिस्से पे, जो क्या है हमारी, क्या है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टीओसी। टीओसी क्या करना है? टीओसी ये कर रहा है कि भाई आपके जो कंट्रोल रिकमेंड किया ना आपने उसको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, आपने सामने वाले बंदे को बोला है कि भाई सीनियर मेंबर एक रिव्यू करेगा सैंपल, तो आप क्या करोगे, रिव्यू a sample of the gross to net wages calculation and check for the signature by the senior member to verify or obtain evidence that the system is generating correct payroll records and they are signed and approved by the senior official। तो जी ये आपकी हो गई एक कंप्लीट 3 मार्क की वर्किंग। ठीक है जी। एक और लिख लेते हैं ताकि जरा आपको तसल्ली रहे भाई कि बाद में कोई मसला नहीं होना चाहिए, बाद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। एक और कौन सी लिखे? तो स्पेसिफिक आप लोगों को लिखवानी है मुझसे तो मुझे बताएं। आई विल ड्राफ्ट स्पेसिफिक वन इफ यू वांट एनी ऑफ इट। कोई ऐसी डेफिनेंसी जो आपको लिख लगने रही है कि मुश्किल होगी ड्राफ्टिंग, आप मुझे बता दें। आई कैन ड्राफ्ट दैट फॉर यू गाइस। आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स राइट नाउ। स्पेसिफिक वाली है या कोई भी लिख दें। एनी इज फाइन, ओके। चलो हम लिखते हैं, हम लिखते हैं इसमें से नो चेक्स ऑन टाइम ऑफ, या फिर हम लोग जो हमारा एंडिंग की तरफ एक एरिया था उसको देखते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है, जो पेरोल क्लर्क है वो ओवर टाइम की ऑथराइजेशन को हमेशा चेक नहीं कर रहा होता, वो जो एम्प्लॉय बोलता है उसको मैं मान लेता है चेक उसको। सो ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है डाउन द पैराग्राफ्स। ठीक है। सो इसको देखते हैं। हेडिंग हम क्या डालेंगे? हेडिंग अप्रोप्रिएट रहेगी, नो चेक ऑफ ओवर टाइम या ओवर टाइम या टाइम टेकन ऑफ इज नॉट ऑलवेज चेक, टाइम टेकन ऑफ इज नॉट ऑलवेज चेक। अब डेफिशिएंसी देखो पहले। डेफिशिएंसी का देखिए, कुछ वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। कॉपी पेस्ट करो तो सही है, कॉपी पेस्ट कर लो ठीक है, अगर खुद लिख रहे हो तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये एक पूरी डेफिशिएंसी पता होनी चाहिए। टाइम टेकन ऑफ एज अ पेमेंट
for overtime should be agreed by the payroll department. सही है? पेरोल क्लर्क कर दो या डिपार्टमेंट कर दो, एक ही बात, ठीक है. बट दिस डज नॉट ऑलवेज अकर. स्टेटमेंट लिख दी. अब इसको एक्सप्लेन कर लो कि भाई इसको हम डेफिशिएंसी क्यों मान रहे हैं. एम्प्लॉय अपनी मर्जी के हिसाब से कैन टेक, एम्प्लॉय मे टेक unauthorized vacations and get paid for it for in paid for it in against of the overtime that he or she might not have. मतलब ओवर टाइम काम नहीं किया लेकिन छुट्टी उसके अगेंस्ट मांगा लिया. सो इससे क्या होगा, इससे आपकी कंपनी का लॉस होगा. दिस वुड रिजल्ट इन a loss in the company due to erroneous overtime adjustments. ठीक है जी. अब इसमें रिकमेंडेशन क्या है भाई, क्या रिकमेंड करें. रिकमेंडेशन सीधी सीधी सी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होना चाहिए कि भाई आपके जो जो भी ट्रांजैक्शन है भाई उसको अप्रूव करवाओ. आप पेरोल क्लर्क से आके पहले बोलो कि भाई उसको बताओ कि आपने जो प्रोसीजर हमने बनाया है वो क्या है, उसको याद लाया जाकर. ठीक है भाई कि आपका प्रोसीजर ये है कि आप अपने कंप्लीट ओवर टाइम शीट को प्रोसेस करो, चेक करो, और उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो उसको साइन ऑफ करो एज एन एविडेंस कि भाई हाँ आपने सारी चीज़ें चेक कर ली है. और फिर अगर आपने ओवर टाइम के बदले की छुट्टी आपने ऑथराइज करी तो उसका भी रिटन डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा. ठीक है. सो द पेरोल क्लर्क शुड बी reiterated about the process of the approval of overtime and the authorization of the overtime adjustment with the days of any approval should be signed to provide evidence of the approval of the transaction being checked and on actual terms. ठीक है जी. आपने कंट्रोल बता दिया कि भाई उसको रिमाइंड करो कि भाई ये आपकी ड्यूटीज हैं और आप इसको फॉलो करें और इस तरह फॉलो करें. अब क्या होगा इसका इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा. आप एक सैंपल उठाओगे. सिलेक्ट सैंपल. किस चीज़ का. एक ओवर टाइम शीट का जो कि हमने क्या करवाई है, अप्रूव करवाई है. किससे. हमारे क्लर्क से. तो बेसिकली क्या करें हम लोग, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं एक सैंपल को ऑफ द पर्टिकुलर ओवर टाइम शीट. क्यों कर रहे हैं. करने का मकसद सिर्फ क्या है हमारा कि हमने यहाँ पर चेक करना है कि हमारी ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है that are done on reasonable basis, they are checked by the particular
department heads. So select a sample of the overtime sheets with the time taken off and the confirmation of the overtime adjusted against it. Check the signature of the clerk in order to verify the payment has been the transaction या the हम बोल सकते हैं adjustment has been approved by the अब देखो, अब आपको ना आगे का एरिया जो है, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई आप लोग खुद इसको ड्राफ्ट करो। वजह क्या है? वजह ये है कि अब ये जब मैंने करा है ना, अब सामने कुछ आप लोगों को लगा है हाँ यार ये तो बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब बंदा खुद लिखने बैठता है ना इस चीज़ को, वो खुद लिखने बैठता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होती है कि यार इतना आसान भी नहीं है, और ये होता है काम। जब अभी मैं लिख रहा हूँ, देखो जब मैं लिख रहा हूँ ना एक आंसर आपके सामने, तो ये एक आंसर लिखने से पहले मैं बहुत सारे आंसर को ड्राफ्ट कर चुका हूँ। ये आंसर लिखने से पहले मैंने जो है तकरीबन कैप्लन बीबी की किट पूरी पूरी सॉल्व करी है। तो मेरा उसके ऊपर हाथ पे स्पीड पे मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, हमारी नज़र डेवलप हो जाती है। आप लोग जो है अभी कुछ कंसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है। तो मैंने आंसर कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग अपना आंसर कंप्लीट करके मुझे ज़रूर सेंड करें ऑन माई ईमेल एड्रेस, सो दैट आई कैन चेक एंड गिव यू फीडबैक। लिखोगे तभी आपका हाथ सेट होगा ऑन द स्पीड ऑफ ड्राफ्टिंग और ऑन द टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो देख के कोई नहीं सीखता, गाड़ी चलाना सिखा रहा होगा आपको कोई, आपको बोल देख के सीख लो, देख के नहीं सीखता, जब तक चलाओगे नहीं तब तक आपका हाथ साफ नहीं होगा उसको। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है भाई, आंसर लिखना नहीं सीखोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। सो यहाँ पर हम अपने सेशन के दूसरे क्वेश्चन में भी खत्म करते हैं। सो आज सेशन आज इतना ही इंशाल्लाह रखेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई एम अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स विद यू गाइस ऑनलाइन। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है वर्बली, कोई ऐसा एरिया समझना है, कोई इसमें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें कोई चीज़ समझनी है, सो यू कैन लेट मी नो। आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग एंड द चैट बॉक्स इज ओपन।